बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। तो लोगों के सीनों में धड़कने बढ़ जाती हैं। तो अभी तो आगाज है, अभी तो ये आगाज है। 2023 में हमारा निशाना भोपाल की असेंबली है साथियों, और हमें पूरा यकीन है अगर आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, बात बढ़ रही है। अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे, हमने कहा आप मेरी बात तो दिखाओगे नहीं, फायदा क्या पूछने से, आप तो डरे हुए लोग। आप बीएसपी को टाइम क्या देते हो? टाइम तो आप उनको देते हो जो बीएसपी को खोखला करने में लगे हुए हैं। उनको आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, टीवी पे दिखाते हो, बार बार दिखाते हो कि कोई भतीजा पैदा हो गया, खाना पैदा हो गया, धमाका पैदा हो गया, कोई बुआ बोलता है, तमीज नहीं बोलने की सकता। आज बहन जी को बुआ बोलता है, कल को बाबा साहब को नाना बोल देगा। होता नहीं होता है। आप हमारी बहन कुमारी मायावती थी, हमारी महापुरुष है, महापुरुषों की श्रेणी में खड़ी हुई है। बाबा साहब हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, माननीय श्री कांशीराम साहब हो, इन सब के संघर्षों के अथक प्रयासों से आज हम लोगों की कोई आवाज है इस देश के अंदर, और वो ऐसे लोग हमें खोखला करने में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये मंच जो है ये संघर्षों की बदौलत बना हुआ है, और इसको खपाने वाले करने वाले लोग खत्म हो गए, लेकिन ये बीएसपी और मूवमेंट का भी खत्म नहीं हुआ सर। उनको खैर उनकी बात है, लेकिन हमें साथी क्या करना है, हमें इस बात पर फोकस करना कि आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। इसका एक मकसद था, इसका मकसद ये था कि हमने पूरी अटेंडेंस ले ली साथी, हमने का रैंडम ले लिया अटेंडेंस, ये नहीं एक साथ पूरी ले ली है, अलग अलग ले लो। अगर उसमें 2-4 लोग नहीं आए तो मान लेना कि यहाँ 50% लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप जो वर्कर्स यहाँ पे आए हुए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिला कमेटी के लोग बैठे हुए, जिला कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लोग मार्च के महीने से रिव्यू का काम शुरू कर देंगे। जो लोग अनएक्टिव हैं ऐसे लोगों को रिप्लेस कर देंगे। हमें देखिए मूवमेंट है, मिशन मैंने पहले कहा, और इसमें आप सबकी भागीदारी की जरूरत है, और ऐसे लोगों को आगे आना है जो लोग ज्यादा काम कर सके। जो ज्यादा काम करेंगे उनको ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे लोगों को आप चूज करिए, सिलेक्ट करिए और उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, ताकि हमारी जिला कमेटी अच्छी बने, विधानसभा कमेटी अच्छी बने, और विधानसभा कमेटी के लोग सेक्टर कमेटी गठन करेंगे, और सेक्टर कमेटी के जो लोग हैं बूथ कमेटी बनाएंगे। इस ग्वालियर के अंदर आधा जो पार्ट है वो शहरीकरण में आता है, और आधा पार्ट जो आता है वो ग्रामीण एरिया में आता है। आधा पार्ट माने कि 700 गांव जो आपके हैं वो गांव क्षेत्र में आते हैं, बाकी जो एरिया है आपके शहर क्षेत्र में आता है। आपको जो प्लानिंग करनी है इस तरह से करनी है कि इन 700 गांव के साथ में आपके शहर के जितने भी वार्ड हैं इन सब में बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए। आप इस बात को लिख लीजिएगा कि 700 गांव प्लस सारी वार्ड के अंदर बीएसपी की टीम होनी चाहिए। इन गांवों के अंदर भी हर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता होने चाहिए, जो लाठी डंडे से भी तैयार रहना चाहिए साथियों, झुकने नहीं चाहिए साथियों। ऐसा ना हो कोई आकर दबा दे और घर बैठ जाए। मैंने पहले कहा मजबूत साथी चाहिए। ये मूवमेंट और मिशन है, ये बाबा साहब ने लाठी खाई है, माधव साहब ने लाठी खाई है। इस मूवमेंट और मिशन के लिए हमारे महापुरुष ने लाठी खाई साथियों है, तो हमें भी अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए। अगर लाठी खानी पड़ेगी 2 लाठी खाएंगे आगे चल के, बीएसपी का झंडा लहराएंगे साथियों, ऐसा जरूर पैदा करना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और बाबा साहब की विचारधारा की बात करें, बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने यही कहा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बात जो विचारधारा की है वही बात बाबा साहब ने संविधान के प्रेम्बल में लिख दी। का इस देश में संविधान लागू होगा तो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और आर्थिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के माने क्या हुआ कि इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म होगा, ऊंच नीच की भावना खत्म करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। और दूसरी बात लिखी आर्थिक न्याय की बात करी है। आर्थिक न्याय के माने क्या हुआ कि हमें इस देश के अंदर गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला है उसे कम करना पड़ेगा। हम इस देश के अंदर गरीबी जो है उसे खत्म करना पड़ेगा। जब इस देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाएगी तब ये देश खुशहाल बन जाएगा साथियों। ये बात बाबा साहब ने संविधान में लिख दी। और समानता की बात लिख दी कि हमें बराबर समानता चाहिए, समान अधिकार चाहिए। इस तरह की बात बाबा साहब ने संविधान में लिखी। और
क्या लिखा, बंधुत्व की बात लिखी, माने कि इस देश के अंदर एक भाईचारा होना चाहिए, सब समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं लिखी बाबा साहब ने संविधान में ये सारी बातें लिखी, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो बाबा साहब का जो संविधान है आज 40% वर्किंग में है, 60% वर्किंग में नहीं है। अगर होते हैं मानने वाले लोग तो बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करते, लेकिन ये लोग नहीं करते। ये लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो इस देश के अंदर जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो हमारे गुलाम हैं, जो हमारे नौकरी करते हैं, जो हमारे सफाई करते हैं, जो हमारी खुदाई करते हैं, आज ड्राइवर हैं, भैंस चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, इनके बच्चे भी इस देश की बड़ी से बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठना शुरू कर देंगे। ये बात इनको हजम नहीं होती कांग्रेस के लोगों को और बीजेपी के लोगों से। इसीलिए हर तरह से बाबा साहब के संविधान को रोकने का काम करते हैं सर। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल इस तरह है कि हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब के अथक प्रयासों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम तरह के प्रोजेक्ट में अपना योगदान किया, तमाम तरह की कंपनी बनाई गई, तमाम तरह के पब्लिक सेक्टर बनाए गए ताकि उनमें इस देश के तमाम पिछड़े समाज के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को बाबा साहब के संविधान के मुताबिक नौकरी मिल सके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कहा जो घाटे की जो कंपनियां हैं उनको हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। माने कि ये कांग्रेस लॉजिक लेकर आई, कहा हम सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसने भी काम किया, कई सारी कंपनियों को उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पर जो पूरा कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और प्राइवेट सेक्टर देते ही इसका मतलब हो गया कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उस संविधान के दायरे से बाहर हो गई। अब वहां पे आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी काहे की, सफाई कर्मी की, झाड़ू लगाने की, पानी पिलाने की, फाइल उठाने की, अधिकारी की नौकरी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसी काम को उसने आगे बढ़ा दिया और कहा यही तो कांग्रेस चाहती थी, वही काम हम कर रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, ऐसे बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम तो वही काम कर रहे हैं अब जो कांग्रेस वाले चाहते थे। कांग्रेस जो योजना लेकर आई थी वही योजना हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे इनको मौका मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम बैंकें, आपने सुनी होंगी, सुना नहीं सुना, बैंकें बेच डाली, LIC बेचने जा रहे हैं, पावर ग्रिड बेचने जा रहे हैं, BPCL जो बताते 3-4 लाख करोड़ का प्रॉफिट देती है उस कंपनी को बेचने जा रहे हैं, BSNL बेचने जा रहे हैं, स्टेशन बेच डाले हैं, एयरपोर्ट बेच डाले हैं। तो माने अब आपके पास नौकरी बची कहां? हजारों लाखों नौकरियां आपको मिलती थी इन एयरपोर्ट पे, स्टेशनों के ऊपर, कंपनियों के अंदर, बैंकों के अंदर। ये सारी कंपनियां, बैंकें सारी प्राइवेट होने जा रही हैं और ऐसा नियम इन्होंने बना दिया। इसके मतलब सीधा हो गया, अब आपके बच्चे पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं पाएंगे, ऐसा सिस्टम बन गया। आपके बच्चे पढ़ लिख करके पकौड़ा भी नहीं बेच सकते। उधर बोलते हैं वो लोग, उधर पकौड़ा बेचो वो भी एक धंधा है, कहते नहीं कहते। तो लेकिन ये तो समस्या इस बात की है, दलितों को तो पकौड़ा बेचने का भी अधिकार नहीं है। अभी आपने एक केस देखा, नोएडा के अंदर एक दलित बिरयानी बेच रहा था तो उसको खुलेआम मारा गया, खुलेआम मारा गया, लेकिन सरकार पे जू नहीं रही सकती। इसके मतलब क्या है, आपके पास जो सरकारी नौकरियां थी, बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो हमें सरकारी नौकरियां मिल रही थी वो नौकरियां खत्म कर दी और समाज के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते, पकौड़े की दुकान भी नहीं खोल सकते। तो आप करेंगे क्या? आप तो गुलाम बन गए। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग, इनके चक्कर में, इनके बहकावे में आपको नहीं आना। अगर आप इनके चक्कर और बहकावे में आएंगे तो आपकी आने वाली संतानें इसी देश के अंदर गुलाम बना दी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एकमात्र पार्टी है, एकमात्र नेता आपकी है, बहन तुम्हारी मायावती और आपकी पार्टी
बीएसपी साथियों, यही काम आने वाली है और कोई काम नहीं आने वाला साथियों है। इसीलिए साथियों आप सबको घर से निकलना पड़ेगा साथियों। ये मत सोचिए कि मेरे घर में एसी लगा हुआ है और बाहर 30 या 35 डिग्री की टेम्परेचर है तो मैं तो एसी में सोऊंगा, बाहर काम करने नहीं जाऊंगा। तो आप भी भूल जाइए, ये एसी आपके लिए हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपका बच्चा, अगर आप एसी में बैठ के सोएंगे और एसी में बैठ के टीवी और बटन खाएंगे तो आने वाले समय में आपका बच्चा इसी देश के अंदर मजदूरी करेगा और वो आपसे पूछेगा कि डैडी अगर आपने काम कर लिया होता, पापा अगर आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम इस देश में अधिकारी बन करके कुर्सी में बैठे होते, ना कि नौकर बन के बैठे होते। उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग जो खाते हैं, जो बैठते हैं, जो बैठते हैं, जो सोसाइटी का स्टेटस है, वो देन किसकी है? वो देन हमारे बाबा साहब के साथियों हैं। और बाबा साहब ने अधिकार हमको न दिए होते, इस देश के अंदर दलितों और पिछड़ों आदिवासियों का कोई सुनने वाला नहीं था। अभी नरवरिया जी बोल रहे थे, नरवरिया जी बोल रहे थे हमें जो आजादी मतलब मिली है, सामाजिक रूप से जो उत्थान हुआ है वो बीएसपी की वजह से हुआ। सच्चाई भी। और आज ओबीसी के लोगों को मंत्री बनाया जाता है और ओबीसी के लोगों की पूंछ है तो किस लिए होती है? बहुजन समाज पार्टी के देन है। अगर बहुजन समाज पार्टी के पहले आप इतिहास में जाएं तो कोई ओबीसी का व्यक्ति मंत्री तो छोड़ दीजिए, एमएलए भी नहीं बनता था। बनता था कोई नहीं बनता था, ऊपर से आदेश होता। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं आपकी सिर्फ एकमात्र पार्टी है और हमारे सुख दुख में हर वक्त जो सोचती है, 24 आवर्स सोचती है। अब मैं जाता हूं तो किसी टाइम 12 बजे भी जगती हैं, वो 4 बजे जग जाती हैं। वो हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि मेरे ऊपर जो समाज के जो लोग हैं, ये जो गरीब समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनके बच्चे कैसे पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे। हर वक्त यही चिंतन करते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम सबकी तारीफ करते हैं कि 2023 के अंदर कम से कम बहुजन समाज पार्टी का डंका मध्य प्रदेश में जाइए और 2024 में बहन जी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने के काम करें, तब जाके बात बनने वाली है, वरना कुछ नहीं बनने वाला।